हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के हिस्ट्री से चैप्टर 5 के प्रश्नों का उत्तर, जिसका शीर्षक है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इस वीडियो में पाठ के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। पाठ का जो पहला प्रश्न है, इसमें आपको कारण देना है। वुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1295 के बाद आई। ख प्रश्न है, मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था और उसने इसकी खुलेआम प्रशंसा की। ग प्रश्न है, रोमन कैथोलिक चर्च ने 16वीं सदी के मध्य से प्रतिबंधित किताबों की एक सूची रखनी शुरू कर दी थी। घ प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता की लड़ाई है। क प्रश्न है, वुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1295 के बाद आई। इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे। मार्को पोलो 1295 में जब चीन से वापस लौटा तो अपने साथ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की जानकारी लेकर आया, इसलिए यूरोप में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग 1295 के बाद आई। 1295 ईस्वी में मार्को पोलो नामक खोजी यात्री चीन में काफी वर्ष तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा। चीन के पास वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीकी पहले से मौजूद थी। मार्को पोलो यह ज्ञान अपने साथ लेकर लौटा। फिर क्या था, इतावली भी तख्ती की छपाई से किताबें निकालने लगे और जल्द ही यह तकनीक शेष पूरे यूरोप में फैल गई। ख प्रश्न है, मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था और उसने इसकी खुलेआम प्रशंसा की। इसका उत्तर इस तरह से है, अपने विरोधी विचारों के प्रकाशन के माध्यम से मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च के कृतियों को चुनौती दी। मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक था जिसने रोमन कैथोलिक चर्च की कृतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी। जल्द ही लूथर के लेख बड़ी तादाद में छापे और पढ़े जाने लगे। इस नतीजे में चर्च में विभाजन हो गया। प्रोटेस्ट धर्म सुधार की शुरुआत हुई। कुछ ही हफ्तों में न्यू टेस्टामेंट के लूथर के तर्जुमे या अनुवाद की 5000 प्रतियां बिक गई। 3 महीने के अंदर दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। प्रिंट के प्रति तहे दिल से कृतज्ञ लूथर ने कहा, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। कई इतिहासकारों का यह ख्याल है कि छपाई ने नया बौद्धिक माहौल बनाया और इसमें धर्म सुधार आंदोलनों के नए विचारों के प्रसार में मदद मिली। ग प्रश्न है, रोमन कैथोलिक चर्च ने 16वीं सदी के मध्य से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखनी शुरू कर दी। इसका उत्तर इस तरह से होगा, 16वीं सदी को इटली के एक किसान मेनोकियो ने अपने इलाके में उपलब्ध किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। उन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया था। उन किताबों के आधार पर उसने बाइबल के नए अर्थ लगाने शुरू कर दिए और उसने ईश्वर और सृष्टि के बारे में ऐसे विचार बनाए कि रोमन कैथोलिक चर्च उससे क्रुद्ध हो गए, यानी गुस्सा हो गया। ऐसे धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने जब इनक्विजिशन, धर्म द्रोहियों को दुरुस्त करने वाली संस्था शुरू किया। धर्म के बारे में उठाए जा रहे सवालों से परेशान रोमन चर्च के प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की रोक लगाई और 1558 ईस्वी से संबंधित प्रतिबंध किताबों की सूची रखने लगे। घ प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता की लड़ाई है। इसका उत्तर इस तरह से होगा, गांधी जी ने माना कि भाषण की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी और सामूहिकता की स्वतंत्रता सार्वजनिक राय जनमत को व्यक्त करने और बनाने के लिए 3 ताकतवर औजार थे। इसलिए उन्होंने कहा कि स्वराज की लड़ाई भाषण, प्रेस और संघ की स्वतंत्रता की लड़ाई थी। गांधी जी का मानना था कि स्वराज और खिलाफत की लड़ाई सबसे पहले तो इन संकटग्रस्त आजादियों की लड़ाई है। इसलिए अभिव्यक्ति की आजादी, प्रेस की आजादी और सामूहिकता पर प्रतिबंध लगाने से स्वराज की लड़ाई प्रभावित होगी। पाठ का दूसरा प्रश्न है, छोटी टिप्पणी करनी है। इसमें क है गुटेनबर्ग प्रेस, ख छपी किताब को लेकर इरैम्स के विचार और ग है वर्नाकुलर या देसी प्रेस एक्ट। गुटेनबर्ग प्रेस का मॉडल जैतून प्रेस ही था। इसका निर्माण गुटेनबर्ग ने 1448 ईस्वी में की। इसमें सांचे का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृति गढ़ने के लिए किया गया। गुटेनबर्ग प्रेस में छपी पहली किताब बाइबल थी।
जिसकी 180 प्रतियां बनाने में 3 साल लगे, जो उस समय के हिसाब से काफी तेज था। छपी किताब को लेकर इरैम्स के विचार। लातिन के विद्वान और कैथोलिक धर्म सुधारक इरैम्स, जिसने कैथोलिक धर्म की जातियों की आलोचना की, पर मार्टिन लूथर से दूरी बनाकर रखी। इरैम्स प्रिंट को लेकर बहुत परेशान था। उसने एडे जीज में लिखा, किताब भिन भिनाती मक्खियों की तरह है। दुनिया का कौन सा कोना है जहां ये नहीं पहुंच जाती। यह हो सकता है कि जहां तहां एकाध जानने लायक चीजें भी बताए, लेकिन इसका ज्यादा हिस्सा तो विद्वानता के लिए हानिकारक ही है। बेकार ढेर है, क्योंकि अच्छी चीजों की अति भी हानिकारक ही है। इससे बचना चाहिए। मुद्रक सिर्फ तुच्छ चीजों को ही नहीं पाट रहे हैं, बल्कि बकवास बेवकूफी मुद्रक सिर्फ तुच्छ चीजों को ही नहीं छाप रहे हैं, बल्कि बकवास बेवकूफी, सनसनीखेज, धर्म विरोधी, अज्ञानी और षड्यंत्रकारी किताबें छापते हैं। और उनकी तादाद ऐसी है कि मूल्यवान साहित्य का मूल्य भी नहीं रह जाता। वर्नाकुलर या देसी प्रेस एक्ट। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदला और आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1857 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया। इससे सरकार को भाषाई प्रेस पर छपी रपट संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हक मिल गया। अब सरकार ने विभिन्न प्रदेशों से छपने वाली भाषाई अखबारों पर नियमित नजर रखनी शुरू कर दी। अगर किसी रपट को बागी करार दिया जाता था तो अखबार को चेतावनी दी जाती थी, और अगर चेतावनी की अनसुनी हुई तो अखबार को जब्त कर लिया जाता था और छपाई की मशीनें भी छीन ली जाती थी। पाठ का तीसरा प्रश्न है, 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का इनके लिए क्या मतलब था? क महिलाएं, ग गरीब जनता और ग सुधारक। मुद्रण संस्कृति के प्रसार से पुस्तकों तथा पत्रिकाओं में महिलाओं के जीवन तथा उनकी भावनाओं को गहनता से प्रस्तुत किया गया। अतः मध्य वर्गीय महिलाएं पढ़ने में पहले से अधिक रुचि लेने लगी। उदारवादी विचारों के लोग अपने परिवार की महिलाओं तथा लड़कियों को घर पर पढ़ाने लगे। 19वीं शताब्दी के मध्य में बड़े बड़े शहरों में स्कूल खुलने पर बहुत से लोग उन्हें स्कूल भी भेजने लगे। कुछ महिलाएं लेखन कार्य भी करने लगी और उनकी पुस्तकें छपने लगी। इस प्रकार नारी शिक्षा को बल मिला और नारी समाज में जागरूकता आई। अतः कुछ महिलाएं ने महिलाओं की भावनाओं का दमन करने वाली रीति रिवाजों का डटकर विरोध किया। उन्होंने माना कि उनके जीवन में यदि कुछ खुशियां हैं तो वे पुस्तकों का ही देन है। गरीब लोगों ने अपने प्रवक्ताओं को, जैसे अंबेडकर, पेरियार, फुले आदि विद्वानों और जागरूक सामाजिक नेताओं में पाया। 19वीं शताब्दी के उपन्यास लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का चित्र प्रस्तुत करते थे और सस्ती पुस्तकों के प्रकाशन से गरीब पाठकों की संख्या में वृद्धि हुई। वुड ब्लॉक बनाना एक व्यवसाय बन गया था। इसने रोजगार के अवसरों को बढ़ा दिया। इस प्रकार भारत की मुद्रण संस्कृति के विकास से गरीब लोगों को लाभ प्राप्त हुआ। ग सुधारक। सुधारकों के लिए मुद्रण संस्कृति के प्रसार का अर्थ था समाज सुधार का ठोस माध्यम। उन्होंने पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों आदि द्वारा भारतीय समाज में फैली कुरीतियों पर जोरदार प्रहार किया और उनका समर्थन करने वाले रूढ़िवादियों की कड़ी आलोचना की। अधिक से अधिक लोगों तक अपने विचार पहुंचाने के लिए उन्होंने आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया। हिंदू समाज एवं धर्म सुधारकों ने जहां विधवा विवाह, मूर्ति पूजा, ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरुद्ध आवाज उठाई, वहीं मुस्लिम सुधारकों ने दैनिक जीवन जीने के तरीके तथा इस्लामी सिद्धांतों के अर्थ समझाते हुए हजारों फतवे जारी किए गए। चर्चा करें सेक्शन से। पहला प्रश्न, 18वीं शताब्दी के यूरोप में कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि मुद्रण संस्कृति से निरंकुशवाद का अंत और ज्ञान उदय होगा। उत्तर इस तरह से है, प्रिंट के कारण ज्ञानोदय के विचार लोकप्रिय हुए। इन विचारकों ने परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद की कड़ी आलोचना की। प्रिंट के कारण संवाद और वाद विवाद की नई संस्कृति का जन्म हुआ। अब आम आदमी भी मूल्यों, संस्थाओं और प्रचलनों पर विवाद करने लगा।
और स्थापित मान्यताओं पर सवाल करने लगा। इन सब बदलावों से कुछ लोगों को लगने लगा कि मुद्रण संस्कृति से निरंकुशवाद का अंत और ज्ञान उदय होगा। दूसरा प्रश्न है, कुछ लोग किताबों की सुलभता को लेकर चिंतित क्यों थे? यूरोप और भारत से एक एक उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर इस तरह से होगा, रूढ़िवादी लोगों को लगता था कि किताबें पढ़ने से लोगों के दिमाग फिर जाएंगे, यानी खराब हो जाएंगे। यूरोप के कैथोलिक चर्च को लगता था कि लोग उसकी अवहेलना शुरू कर देंगे। भारत के रूढ़िवादियों को लगता था कि लोग पारंपरिक मान्यताओं को तोड़ने लगेंगे और उससे सामाजिक विध्वंस हो जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों को किताबों की सुलभता को लेकर चिंतित थे। पाठ का तीसरा प्रश्न है, 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ? इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, मद्रास के शहरों में 19वीं सदी में सस्ती और छोटी किताबें आ चुकी थी। इन किताबों को चौराहे पर बेचा जाता था ताकि गरीब लोग भी उन्हें खरीद सके। 20वीं सदी के शुरुआत से सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना शुरू हो गई, जिनके कारण लोगों तक किताबों की पहुंच बढ़ने लगी। कई अमीर लोग अपने क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से पुस्तकालय बनाने लगे। इससे गरीब लोगों को भी किताब पढ़ने का मौका मिलने लगा, बदलती दुनिया के बारे में जानने लगे। इससे इतना फायदा हुआ कि कई मजदूरों ने भी किताबें लिखी। पाठ का चौथा प्रश्न है, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? अथवा मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के उत्थान में किस प्रकार सहायता की? 5 बिंदुओं को व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर इस तरह से होगा, प्रिंट संस्कृति से लोगों में संवाद की संस्कृति का विकास हुआ। समाज सुधार के नए विचारों को अब बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सकता था। गांधी जी ने अखबारों के माध्यम से स्वदेशी के अर्थ को अधिक शक्तिशाली तरीके से व्यक्त करना शुरू कर दिया। भारत में स्थानीय बोलचाल की भाषाओं में कई अखबार प्रकाशित होने लगे। इससे भारत के जनमानस में राष्ट्रवाद की भावना फैलाने में काफी मदद मिली। कई दमनकारी नीतियों के बावजूद प्रिंट संस्कृति एक ऐसा आंदोलन था जिसे रोका नहीं जा सकता था।